बहुत स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। सीधे स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करते हैं गाजा और इजराइल की, क्योंकि गाजा में इजराइल ने ताजा हमला किया है और इस हमले में 18 लोगों की जान चली गई है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने गाजा में हमले तेज करने के जो ऑर्डर पास किए हैं उसके पीछे की वजह समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है और इस स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि नेतन्याहू ने इजराइल डिफेंस फोर्स को नया ऑर्डर क्या दिया और कैसे लंबी खींचती जंग को लेकर कहा जा रहा है कि इसका नतीजा बस आने ही वाला है। देखिए रिपोर्ट। गाजा में बिछ गई मौत की चादर। नेतन्याहू की फौज का ऑपरेशन सर्वविनाश एक्टिवेट। 18 लोगों की हो गई मौत, 40 से ज्यादा हो गए घायल। अब तक 41,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत, 80,000 से ज्यादा घायल। दुनिया ने ऐसी क्रूर जंग नहीं देखी होगी। गाजा में इजरायली डिफेंस फोर्स ने ताजा हमला किया है। यह हमला दक्षिणी गाजा में हुआ है। इजरायली सेना ने एक स्कूल को निशाना बनाकर जबरदस्त बमबारी की है। गाजा के जिस स्कूल में यह हमला हुआ है वहां ज्यादातर विस्थापित लोग शरण लिए हुए थे। इस हमले में बच्चे भी मारे गए हैं। जमीन का सीना चीरकर गाजा में जिंदगी बचाने की जद्दोजहद बता रही है कि यह जंग इंसानियत पर किस कदर भारी पड़ रही है। इसके अलावा खान यूनिस में इजराइल हमास युद्ध से विस्थापित फिलिस्तीनियों के लिए बने एक शिविर को निशाना बनाया गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू जल्दी में हैं। गाजा को मिट्टी में मिला देने की जल्दी में नेतन्याहू की फौज ने गाजा पर हमले और तेज कर दिए हैं। नेतन्याहू की जल्दी की कई वजहें हैं। पहली वजह, 11 महीनों की लंबी जंग से इजराइल की जनता उकता चुकी है। दूसरी वजह, नेतन्याहू को लेकर इजराइल की जनता इस पर विमर्श कर रही है कि वो बंधक संकट सुलझाने में फेल साबित हुए हैं। तीसरी वजह, नेतन्याहू के खिलाफ उनकी कैबिनेट में भी विरोध की आवाजें उठने लगी हैं। चौथी वजह, नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल में विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। पांचवी वजह, इंटरनेशनल बिरादरी से नेतन्याहू पर आम फिलिस्तीनियों की मौत को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वो लोग जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, वो भी जंग के मलबों में कुछ इस कदर दबे हुए हैं जहां रहना तो छोड़िए, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। गाजा का हाल यह है, वहां जीने के लिए जरूरी चीजें तो लगभग खत्म ही हो गई हैं। मरने के बाद दफनाने तक की जगह भी कम पड़ती दिख रही है। 23 लाख की आबादी हर पल मौत की आशंका में जीने को विवश है। 7 अक्टूबर 2023 से ही गाजा में तकरीबन हर रोज इजरायली ऑपरेशन हो रहा है। युद्ध विराम के लिए कई दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही है। फिलहाल ये जंग कब थमेगी इसके कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। यही वजह है कि इजराइल के तेल अवीव में बंधकों की रिहाई की मांग तेज हो गई है। इजराइल में शनिवार को हजारों प्रदर्शनकारियों ने सेना मुख्यालय और दूसरे सरकारी इमारतों पर धावा बोल दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी की और गाजा में बंधक बनाए गए 100 से ज्यादा बंधकों की रिहाई के लिए हमास के साथ शांति बनाने का दबाव डाला। कई लोगों ने समझौता करने में विफलता के लिए पीएम नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि उन्हें लगा कि युद्ध के दौरान उन्हें सत्ता में बने रहने में मदद मिलेगी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने शहर के एक पुल पर चक्का जाम कर दिया। यातायात व्यवस्था भी ठप हो गई। प्रदर्शनकारियों में अब वो लोग भी शामिल थे जिनके अपने हमास के चंगुल में बंधक हैं। इस दौरान नाराज प्रदर्शनकारियों ने गुलाबी धुएं वाले पटाखे जलाकर और बंधकों की तस्वीरों के साथ अपना विरोध दर्ज कराया। ये भी कहा कि जब तक बंधकों की रिहाई नहीं हो जाती उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर 250 इजरायली और विदेशी नागरिकों को बंधक बना लिया था। इजराइल ने युद्ध छेड़ दिया, लेकिन बंधक छुड़ाने की कोशिश में अब तक 41,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और जिस हमास के अंतिम आतंकी के मारे जाने तक जंग जारी रखने का नेतन्याहू ऐलान कर रहे हैं, वो हमास का आखिरी आतंकी अब भी इजरायली डिफेंस फोर्स की बंदूक की गोली से बहुत दूर दिख रहा है। जाहिर है नेतन्याहू मुश्किल में है।
संयुक्त अरब अमीरात ने भी इजराइल से मुंह फेरा। यूएई ने कहा है कि अगर इजराइल अलग फिलिस्तीन देश नहीं बनाता तो वो जंग के बाद के उनके प्लान का समर्थन नहीं करेंगे। यूएई के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद अल नहान ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने मई में जंग के बाद गाजा के लिए एक प्लान जारी किया था। नेतन्याहू का कहना है कि इसके जरिए गाजा का विकास होगा। प्लान जंग खत्म होने की तारीख से लेकर साल 2035 तक के लिए था। इसे 3 स्तरों में बांटा गया था। प्लान के मुताबिक गाजा में इजराइल कब्जे के बाद फिलिस्तीन की सरकार होगी। इसे यूएई, सऊदी अरब, मिस्र, बहरीन और जॉर्डन जैसे अरब देशों का एक गठबंधन मॉनिटर करेगा। इजरायली प्लान में गाजा के पोर्ट्स में निवेश से लेकर सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक कारों की मैन्युफैक्चरिंग जैसी कई योजनाओं का जिक्र है। नेतन्याहू के इस प्लान से भड़के के यूएई ने कहा है कि इजरायली पीएम नेतन्याहू के पास इस तरह की कोई भी योजना लागू करने का हक नहीं है, ना ही वो ऐसा कोई और फैसला कर सकते हैं। गाजा के लिए नया प्लान जारी करने से पहले यूएई से चर्चा नहीं की गई थी। इसके अलावा यूएई ने ऐसे किसी भी प्लान का समर्थन करने से इनकार कर दिया है जिसमें जंग के बाद गाजा पट्टी पर इजरायली कब्जे का जिक्र हो। यूएई के विदेश मंत्रालय ने कहा, जब गाजा में एक ऐसी फिलिस्तीनी सरकार बनेगी जो आजाद होगी और वहां के लोगों की उम्मीदों को पूरा करेगी, तब हम उसे पूरी तरह से समर्थन देने को तैयार हैं। इससे पहले यूएई ने जुलाई में गाजा में जंग खत्म होने के बाद वहां एक टेम्पररी इंटरनेशनल मिशन की मांग की थी। यूएई ने कहा था कि इस मिशन के लिए जंग के बाद बनी फिलिस्तीनी सरकार की तरफ से आधिकारिक अपील की जानी चाहिए। मिशन का काम इलाके में मानवीय जरूरतों को पूरा करना होगा। इसके अलावा यूएई ने कहा था कि मिशन को धीरे धीरे गाजा पट्टी और इजरायली कब्जे वाले वेस्ट बैंक को साथ लाना होगा। दोनों इलाकों में फिलिस्तीनी अथॉरिटी की सरकार स्थापित करनी होगी। और इधर इजराइल पर अगले 48 घंटे में कई मिसाइल अटैक हो सकते हैं। यमन के यूथी विद्रोहियों ने इसका टेस्ट रविवार की सुबह किया और अब अगला एक हफ्ता इजराइल के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होने जा रहा है। यूथी विद्रोहियों को पता चल चुका है कि उसकी मिसाइल को ट्रैक करने में इजराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम फेल हो चुका है। रिपोर्ट देखिए। मिसाइल लॉन्च होती है और बढ़ जाती है इजराइल की तरफ। और फिर इजराइल से आए वीडियो देखिए। इन तस्वीरों में इजराइल का खौफ है, इजराइल डरा हुआ है। ये सायरन की आवाज नहीं, लग रहा है कि इजराइल में जैसे कोई चिल्ला रहा हो, बचाओ बचाओ। क्योंकि इजराइल पर हुआ है एक ऐसा हमला जिसने इजराइल की तमाम सुरक्षा की गारंटी को फेल साबित कर दिया है। जाने वाले ड्रोन और मिसाइलों को गिराने वाले 3 अरब देश सऊदी अरब, जॉर्डन और मिस्र भी पूरी तरह फेल हो गए। इजराइल पर यमन की तरफ से हुए मिसाइल हमले के बाद की तस्वीरें देखिए। रविवार तड़के 6:30 बजे इजराइल में सायरन बजने लगे और फिर सड़कों और हाईवे पर यह हाल देखा गया। लोग बचने के लिए ऐसे छुप रहे थे। तेल अवीव से लेकर मोदीन शहर, ये 40 किलोमीटर का दायरा ऐसा था जहां इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इम्पैक्ट पॉइंट का अंदाजा लगाया। इम्पैक्ट पॉइंट यानी वो जगह जहां मिसाइल गिरने की संभावना थी। और फिर मिसाइल गिरी कफार डैनियल में। ये जगह इजराइल के बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर दूर है। नफذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا في فلسطين المحتلة، وقد نفذت العملية
यमन के हूती विद्रोहियों का दावा है कि मिसाइल ने 2040 किलोमीटर का सफर 11 मिनट 30 सेकंड में पूरा किया। ये एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल थी, यानी इसकी रफ्तार थी 1 सेकंड में 3 किलोमीटर। यमन से लॉन्च होने के बाद ये ऐसी ट्रेजेक्ट्री में इसराइल की तरफ बढ़ी तो लाल सागर के ऊपर से जाकर अपने टारगेट तक पहुंची। यमन से लॉन्च होने के बाद ये ऐसी ट्रेजेक्ट्री में इजराइल की तरफ बढ़ी तो लाल सागर के ऊपर से जाकर अपने टारगेट तक पहुंची। इस दौरान लाल सागर में अमेरिकी जंगी जहाज के एंटी मिसाइल सिस्टम इसे नहीं रोक पाए। सऊदी अरब और मिस्र भी देखते रह गए और आखिर में जॉर्डन के अलावा इजराइल भी इस मिसाइल को रोकने में नाकाम साबित हुआ। אנחנו במערכה רב-זירתית מול ציר הרשע של איראן שחותר להשמדתנו. הבוקר החות'ים שיגרו טיל קרקע מתימן לשטחנו. הם כבר היו צריכים לדעת שאנחנו גובים מחיר כבד על כל ניסיון לפגוע בנו. מי שזקוק לתזכורת בעניין זה מוזמן לבקר בנמל חודדה. כל מי שתוקף אותנו לא יחמוק מנחת זרוענו. इजराइल अब मिसाइल के टुकड़े तलाश रहा है, लेकिन जो होना था वो हो चुका है। वही मिसाइल जिसे वो ट्रैक तो कर पाया लेकिन मार नहीं पाया। ये इजराइल के लिए बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है। यमन की मिसाइल के कुछ टुकड़े रेलवे स्टेशन के एस्केलेटर पर भी मिले थे, तब यहाँ कोई नहीं था, इसलिए घायल कोई नहीं हुआ। लेकिन होता तो क्या होता। इसीलिए कहा जा रहा है कि इजराइल को अब अपने एयर डिफेंस की मरम्मत करने की जरूरत है, क्योंकि वो यमन के हमले में पूरी तरह एक्सपोज हो गया है। रिपोर्ट है कि इजराइल ने यमन की बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए 20 एयर डिफेंस मिसाइल दागी। आसमान में धुएं की ये सफेद लकीरें इजराइल की नाकामी साबित कर रही हैं। इजराइल के सिक्योरिटी एक्सपर्ट योसी मेलमन ने कहा है कि यमन की मिसाइल ने इजराइल के पूरे एयर डिफेंस को भेद डाला। इस हमले में इजराइल का एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। इस हमले में इजराइल का डेविड स्लिंग सिस्टम फेल हो गया। इस हमले में इजराइल का वर्ल्ड फेमस आयरन डोम भी फेल साबित हुआ है। इजराइल ने जिस दीवार को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया, जो दीवार उसने अपने आसमान के चारों तरफ तैयार की थी, उसे यमन की एक मिसाइल ने चकनाचूर कर दिया है। यमन का दावा है कि उसने ऐसी जगह को टारगेट बनाया जिसकी वजह से करीब 25 लाख इजरायली लोगों को शेल्टर में फौरन भागने की जरूरत पड़ी। إن هذه العملية تأتي في إطار المرحلة الخامسة وجاءت تتويجا لجهود أبطال القوة الصاروخية الذين بذلوا جهودا جبارة في تطوير التقنية الصاروخية حتى تستجيب لمتطلبات المعركة وتحدياتها مع العدو الصهيوني وتنجح في الوصول إلى أهدافها। ऐसे कई मिसाइल हैं जिन्हें यमन के हूती विद्रोही अपनी परेड में दिखाते रहे हैं। इन सभी पर ईरान की छाप लगी हुई है। इस बात से तो ईरान भी इंकार नहीं करता, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो, क्रूज मिसाइल हो या फिर ड्रोन। हूती विद्रोहियों के पास बहुत से ऐसे हथियार हैं जो उसे ईरान के जरिए ही मिले हैं। यमन के हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन इजराइल का दूसरा बड़ा खौफ है। इजराइल का डर इस हमले से और ज्यादा बढ़ गया है। इन हथियारों के साथ यमन के हूती विद्रोहियों की सबसे बड़ी डिमांड है कि वे इजराइल गाजा पर बमबारी बंद करें। जब तक ऐसा नहीं होगा वो इजराइल पर हमले करते रहेगा। पश्चिम एशिया की रिपोर्ट्स बताती हैं कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद से यमन के हूती अब तक इजराइल के 80 जहाजों को टारगेट कर चुके हैं। यमन के हमले ने युद्ध के दायरे को 10 गुना बढ़ा दिया है। पश्चिम एशिया से अमेरिका की जमीन तक इस हमले की धमक सुनाई दे रही है। सबसे बड़े खतरे की घंटी अब संयुक्त राष्ट्र में भी लगातार बज रही है। To Gaza as the war continues to inflict unspeakable suffering on hundreds of thousands and has extended its destabilizing effects across the broader region. These destabilizing effects, Mr. President, have also affected Yemen negatively. Ansar Allah has continued attacks on vessels in the Red Sea, threatening regional stability and international maritime security. इजराइल के प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू की बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इजराइल में यमन की तरफ से हमलों के बीच नेतन्याहू को अब अपने तेल के कुओं की चिंता सता रही है, क्योंकि यहाँ पर हमला रोकना आसान नहीं होगा। डर है कि यमन के हूती अब इजराइल के तेल के कुओं और गैस फील्ड पर हमले की तैयारी कर रहे हैं।
भूमध्य सागर में इजराइल के कई तेल और गैस के भंडार हैं और यहाँ उसके ऑयल रिग्स पर ड्रोन अटैक किया जा सकता है। यही यमन की ड्रोन फोर्स का नया टारगेट बन सकते हैं। इन पर हमलों को रोक पाना इजराइल के लिए आसान नहीं होगा। ऑयल रिग्स पर हमले का मतलब है कि इजराइल की एनर्जी इंडस्ट्री की तबाही। भूमध्य सागर में इजराइल की तमार, लेवियथन और करीज गैस फील्ड है। यहाँ इजराइल हर साल 21 अरब क्यूबिक मीटर गैस का उत्पादन करता है। इस गैस फील्ड से मिस्र और जॉर्डन को भी गैस की सप्लाई की जाती है। 19 जुलाई को जब तेल अवीव में आधी रात 3 बजे हमला हुआ था, तब धमाका बहुत बड़ा था। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। सड़कों पर लोग बदहवास हालत में नजर आए। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हुई थी, जबकि 10 लोग जख्मी हुए थे। तेल अवीव में अफरा तफरी मच गई। ड्रोन से हुए इस धमाके ने इजराइल को बुरी तरह हिला कर रख दिया। लोग सड़कों पर निकल आए, सायरन बजने लगे। आखिर इजराइल की राजधानी में दुश्मन का याफा नाम का ड्रोन कैसे घुस गया? कैसे इजराइल का सबसे मजबूत किला आग के शोलों से चकनाचूर हो गया? याफा ड्रोन के बारे में कहा जा रहा है कि ये ईरान से मिले ड्रोन की नकल है। इसका असली नाम समद 3 है। इस ड्रोन की रेंज 2000 किलोमीटर है। अब इस ड्रोन का रूप देखिए, जिसने इजराइल को चौंका दिया। ये ड्रोन लाल सागर के ऊपर से होते हुए स्वेज नहर के ऊपर से गुजरा। नीचे अमेरिका के बड़े बड़े वॉरशिप देखते रह गए। कोई इस ड्रोन को ट्रैक नहीं कर पाया। इसके बाद ये ड्रोन भूमध्य सागर की तरफ से इजराइल में घुसा। इजराइल के बड़े बड़े रडार इस ड्रोन को नहीं ट्रैक कर पाए और फिर तेल अवीव में इस ड्रोन ने अपने टारगेट पर बड़ा धमाका किया। 2000 किलोमीटर की रेंज वाले ड्रोन का मतलब है कि यमन के हूती विद्रोही इजराइल को आसानी से निशाना बना सकते हैं, चाहे वो उसके शहरी इलाके हों, चाहे वो उसके ऑयल रिग्स हों या फिर इजराइल के बंदरगाह। इजराइल पर हमास के हमले के 11 महीने पूरे हो चुके हैं। गजा पर इजराइल के ऑपरेशन के भी 11 महीने पूरे हो गए हैं। 11 महीनों की तबाही का दौर ऐसा चला है कि युद्ध का एपिसेंटर अब गजा से निकलकर इजराइल और लेबनान बॉर्डर के साथ साथ यमन और लाल सागर में पहुंच गया है। מי שזקוק לתזכורת בעניין זה מוזמן לבקר בנמל חודדה. כל מי שתוקף אותנו לא יחמוק מנחת זרוענו. החמאס כבר לומד זאת בפעולתנו הנחושה שתביא להשמדתו ולשחרור כל חטופינו. नेतन्याहू हूती विद्रोहियों को जिस हुदैदा पोर्ट पर हमले की याद दिला रहे हैं, उसकी तस्वीरें देख लीजिए। 20 जुलाई को यही वो हमला था जब इजराइल के फाइटर जेट्स ने यमन के तेल डिपो पर बम गिराए थे और फिर लगा कि जैसे पूरा हुदैदा बंदरगाह जलने लगा। यमन को भी पता लग गया है कि हूती विद्रोहियों के हमले के बाद जिस तरह से इजराइल ने अटैक किया है, उससे युद्ध गजा के खंडरों से निकलकर अब उसकी जमीन पर पहुंच गया है। على العدو الإسرائيلي أن يتوقع المزيد من الضربات والعمليات النوعية القادمة، ونحن على أعتاب الذكرى الأولى لعملية 7 من أكتوبر المباركة، منها الرد على عدوانه الإجرامي على مدينة الحديدة ومواصلة عمليات الإسناد للشعب الفلسطيني المظلوم। इसमें कोई शक नहीं है कि यमन का गुस्सा 7वें आसमान पर है और यमन की पब्लिक इस गुस्से का इजहार भी कर रही है। गजा को लेकर फैले आक्रोश में अब यमन सीधा इजराइल के खिलाफ युद्ध शुरू कर चुका है। इससे पहले हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर ड्रोन और क्रूज मिसाइल से कई हमले किए, लेकिन 15 सितंबर का हमला ज्यादा खतरनाक है। इसमें यमन की बैलिस्टिक मिसाइल ने इजराइल के एयर डिफेंस को चीर डाला है और अब इजराइल महसूस कर रहा है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत खत्म होती जा रही है। इजराइल के एयर और मिसाइल डिफेंस नेटवर्क नाकाम साबित हो रहे हैं। खतरा अब इजराइल के तेल के कुओं पर मंडराने लगा है।